Hello students. Today our topic is Companies Act 2013. The Companies Act 2013 is the law covering incorporation and dissolution and the running of companies in India. The act came into force across India on 12 September 2013. तो कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनीज से रिलेटेड जो सारी चीज़ों को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, लाइक इनकॉर्पोरेशन, डिसोल्यूशन या फिर किस तरह से रन करना है, या जो भी इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग कंपनीज से। ये जो एक्ट है ये कब आया था इंडिया के अंदर? तो 12 सितंबर 2013 को। एंड दिस एक्ट 2013 Act is divided into 29 chapters containing 470 sections. Okay, the 2013 Act has replaced Companies Act 1956. इससे पहले जो चल रही थी हमारे इंडिया के अंदर वो चल रही थी कंपनीज एक्ट 1956, जिसको रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो लाया गया। कब आया ये? तो 12 सितंबर 2013 को ये आया है। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का मीनिंग क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 हमारे यहाँ पे जो लॉ है हमारा बिजनेस लॉ, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे जो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली कंपनीज का जो मीनिंग है वो क्या बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर? तो हमारा जो बताया गया है, अ कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जिस भी कंपनी को बनाया गया हो वो क्या है, कंपनी है। या फिर इससे पहले जैसे हमारा क्या चल रहा था, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956, तो 1956 के अंदर भी अगर कोई कंपनी बनी हो या तो भी वो क्या है, हमारी कंपनी है। अब देखो कंपनी मीन्स क्या है, तो कंपनी मीन्स, कंपनी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो an incorporated association which is an artificial person having a separate legal entity with a perpetual succession, a common seal, a common capital compromised ऑफ ट्रांसफेरेबल शेयर्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक कंपनी किसे कहेंगे, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड परपेचुअल सक्सेशन है विथ कॉमन सील है उसके पास, एंड उनके पास क्या है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है एंड उसकी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। तो दैट मीन्स कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरह से हम लोग ह्यूमन बीइंग है उसी तरह से क्या है, ये क्या है, कंपनी भी एक पर्सन है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, बाय नेचुरल हम लोग ह्यूमन बीइंग है, बट हाँ नेचुरल पर्सन है हम, बट कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मीनिंग ऑफ कंपनी क्लियर। एंड देन फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स ऑफ द कंपनी क्या है, तो फीचर्स ऑफ द कंपनी देख लेते हैं क्या है, तो अ कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस की एंड बिजनेसमैन की। ठीक है, तो वहीं से ये लिया गया है, अ कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये बिल्कुल सेपरेट होती है इसके मेंबर्स से। ठीक है, जैसे पहले ही कहा गया कि कंपनी क्या है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट मीन्स वो क्या है, सेपरेट है अपने मेंबर से। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ कंपनी एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट एक्वायर अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, हेंस you register a company, you give it a legal personality with similar rights and powers as a human being। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइक अ ह्यूमन बीइंग की तरह है। एक पर्सन को जो भी राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स जो है वो अवेलेबल है एक कंपनी को। ठीक है, तो एक कंपनी जो चीज़ें कर सकती है, सॉरी एक पर्सन जो भी चीज़ें कर सकता है, सपोज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग कोई भी सामान जो है वो परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के साथ में डील कर सकते हैं, किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो वर्क है वो कंपनी भी कर सकता है, बिकॉज कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जिस तरह से हम लोग जो वर्क कर सकते हैं वो सारा का सारा वर्क जो है वो हमारा कंपनी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड इसके मेंबर से बिल्कुल ये सेपरेट है। ठीक है,
एक अलग अस्तित्व है कंपनी का, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स, राइज लोन, इनकर लाइबिलिटी एंड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक कंपनी क्या कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, कोई भी सामान परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कर सकती है जो एज अ नेचुरल पर्सन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बिजनेस जो है वो हमारी कंपनी कर सकती है, सारे वर्क जो है जो हम लोग कर सकते हैं वो कंपनी भी कर सकती है विथ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट जो फीचर्स है कंपनी का वो क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स इन सिंपल वर्ड्स द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। हम लोगों ने जाना कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द लॉ। किसके थ्रू आया ये आर्टिफिशियल पर्सन जो आया, वो कहाँ से आया, लॉ ने उसको क्रिएट किया है। जैसे हम लोग क्या होता है, बाई बर्थ हम लोग आते हैं, नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, बाई बर्थ आते हैं, बट कंपनी का बर्थ कौन करता है, लॉ करता है, लॉ के थ्रू इनका बर्थ होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे इंडिया के अंदर जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, बाय लॉ जो है वो बनाया जाता है। इसलिए क्या है कि जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ना एक दिन क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं वो। लेकिन एक कंपनी जो है वो कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि वो नेचुरल ह्यूमन बींग है ही नहीं, तो वो मर नहीं सकता, कभी भी नहीं मर सकता, कैसे मरेगा, ठीक है। तो उसके मेंबर्स जो है वो उनकी डेथ हो सकती है, बट कंपनी की डेथ नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उसके जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है, कंपनी जो है वो चलती रहती है, ठीक है। कंपनी खत्म तभी हो सकती है जब उसको जो है बाय लॉ जो है उसका डिसोल्यूशन कर दिया जाए। जब तक उसका बाय लॉ डिसोल्यूशन नहीं होगा तब तक कंपनी खत्म नहीं होगी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर उसके 50 मेंबर्स है, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया 50 मेंबर्स है। कुछ ऐसा हुआ कि वो लोगों का एक मीटिंग हुआ, मीटिंग में 50 मेंबर्स जो है इकट्ठे हुए और 50 के 50 एक साथ जो है वो किसी एक्सीडेंट के थ्रू जो है वो मर गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी जो है वो कंपनी खत्म हो गई इस केस में, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मेंबर नहीं बचा। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके सारे मेंबर्स अगर मर जाते हैं बट फिर भी जो कंपनी है वो रन करेगी, जो कंपनी है वो फिर भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसके मेंबर्स से पहले ही हमने पढ़ा कि ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो उसके मेंबर से वो क्या है, कंपनी अलग है, इसलिए उसके मेंबर्स के साथ में चाहे जो भी हो, है ना, वो उसके मेंबर्स एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, उनकी डेथ हो गई हो वो या नहीं हुई हो, बट कंपनी जो है वो कंपनी रन करेगी। कब तक रन करेगी, जब तक उसका बाय लॉ जो है डिसोल्यूशन ना हो जाए, तब तक कंपनी क्या करेगी, हमारा रन करेगी। तो प्रीपेचुअल सक्सेशन मीन्स यही हुआ हमारा, ठीक है, कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड इट कैन बी एंडेड बाय लॉ अलोन, ठीक है। किस कौन खत्म कर सकता है कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ लॉ जो है वही खत्म कर सकता है। अदरवाइज ये जो है वो अनअफेक्टेड है डेथ से, इंसॉल्वेंसी से ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। अगर उनके मेंबर्स जो है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब भी उस कंडीशन में भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी फिर भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा, अब जो कंपनी होती है, कंपनी की भी कुछ लाइबिलिटी होती है। जैसे कि भी मैंने कहा कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो है, एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह वो क्या करती है, डीलिंग्स कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ऑफकोर्स उनकी भी, कंपनी की भी क्या होगी, कुछ लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी, है ना। तो लाइबिलिटी जो क्रिएट होगी तो वो क्या होती है, मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंपनी इज द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। अब ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी है ये कंपनी के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह की जो कंपनी है, जिस तरह की कंपनी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है लाइबिलिटीज होगी। अब अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर क्या है, अगर कोई कंपनी है जो लिमिटेड लाइबिलिटी है तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी, उसके उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके जो शेयर अमाउंट है वहां तक ही उनकी जो है वो लाइबिलिटी लिमिटेड है, ओके।
तो जितना भी अमाउंट जो उनका ड्यू है शेयर का, बस वहीं तक उसकी जो है लाइबिलिटी है, उनसे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं है। इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर जो उनके मेंबर्स है, उनके मेंबर्स का जो है अनपेड जो अमाउंट है शेयर का, ठीक है, वहां तक ही उनकी जो लाइबिलिटी है वो फिक्स्ड है। तो ये क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ओके, तो द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी in totality do not become the debt of its shareholders, in such as the liability of its members is limited to the extent of the nominal value of shares held by them। ओके, तो जितने का, सपोज मैंने 10 रुपए का अगर शेयर परचेज किया है, 10 रुपए का शेयर परचेज किया, जिसमें से मैंने 5 रुपीज जो है वो मैंने पेमेंट करी, बाकी के जो 5 रुपीज जो है वो मैंने पेमेंट नहीं की, मीन्स अनपेड है जो, तो मेरी लाइबिलिटी कहाँ तक है, वो बाकी के जो बचे हुए जिसमें मैंने पेमेंट नहीं की है 5 रुपए, वहां तक ही मेरी लाइबिलिटी है, उससे एक्स्ट्रा मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो दैट मीन्स जो हमारा शेयर है, जो उस शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वहीं तक हमारी लाइबिलिटी है। तो ये भी हमारा क्या है, एक इसके अंदर आ जाएगा, फीचर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमने देखा, ये केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर अगर हमारी कंपनी है तो उसके जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो लाइबिलिटी है वो उसके शेयर की जो है नॉमिनल वैल्यू तक ही है, अनपेड वैल्यू तक। ठीक है, नेक्स्ट, in the second case of company limited by guarantee, members are liable only to the extended to the amount guaranteed by them। ठीक है, तो लिमिटेड बाय गारंटी वाले केस में क्या होगा सिचुएशन, लिमिटेड बाय गारंटी वाले केस में जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो गारंटेड अमाउंट तक ही जो है वो लिमिटेड रहेगी। ठीक है, जो गारंटी है वहीं तक लिमिटेड रहेगी। अब ये गारंटी वाला जो अमाउंट है वो कब पेड अप होगा, तब जब कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही हो। ठीक है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, उस टाइम पे जो है ये गारंटेड अमाउंट जो है वो पेबल होगा, वहीं तक ही उसकी जो मेंबर्स की है वो लाइबिलिटी होगी। ओके, एंड देन फाइनली इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में कोई भी लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। बट इस तरह की कंपनी जो है वो बहुत ही रेयर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जो लाइबिलिटी है उनका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हो उनके मेंबर्स की, वो सब कुछ जो है उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, जबकि हमने जो इससे पहले देखा था लिमिटेड बाय जो था वो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर, तो जो भी शेयर्स का जो अमाउंट है बस वहीं तक उसकी जो लाइबिलिटी थी शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, वो वहीं तक लिमिटेड थी। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर वो गारंटेड अमाउंट तक ही लिमिटेड है। ये कब पेबल है, जब लिक्विडेशन हो रहा हो कंपनी का तब। एंड अनलिमिटेड वाले केस में लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। बट इस तरह की जो कंपनी होती है ये बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, ना कि बराबर होती है। देन नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल, लीगल एंड पर्सन। आर्टिफिशियल मीन्स ये जो पर्सन है ये आर्टिफिशियल है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बाई बर्थ तो नहीं है ना। नेचुरल पर्सन क्या होता है, बाई बर्थ आता है। बट आर्टिफिशियल पर्सन बाई बर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक आर्टिफिशियल है। एंड लीगल क्या क्यों है, क्योंकि इसको लॉ क्रिएट करता है, बाई लॉ इसका बर्थ होता है, इसलिए ये क्या है, लीगल। ओके, देन आर्टिफिशियल बिकॉज इट्स क्रिएशन इज बाई प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। ओके, एंड लीगल मीन्स बिकॉज इट्स क्रिएशन इज बाई लॉ। हमारे जो लॉ है इंडिया के, उस लॉ ने जो है वो इसको जन्म दिया है, इसलिए लीगल। एंड पर्सन मीन्स एक पर्सन के जो भी राइट्स होते हैं, जो भी एक पर्सन के कर सकता है वो सारी चीज़ें जो है वो एक कंपनी कर सकती है, इसलिए ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एक पर्सन के जितने भी राइट्स है, एक सिमिलर ह्यूमन बींग के राइट्स की तरह ही वो सारे अधिकार जो है वो एक कंपनी को भी प्राप्त हैं। एक कंपनी को भी वो सारे के सारे राइट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक फीचर, ये एक और फीचर हो गया हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो कॉमन सील। अब देखो मैंने कहा कि ये जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, एंड ठीक है, चलो मान लेते हैं ये सब चीज़ें ठीक है। मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, परचेस कर सकता है, सेल कर सकता है। बट जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो हमारी किस सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो एक कंपनी किस तरह से साइन करे। ठीक है,
तो एक कंपनी को भी तो साइन की जरूरत होगी, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके पास क्या होता है, कॉमन सील होता है, ठीक है, स्टम्प होती है। हम किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से वेरीफाई करते हैं, उसके स्टम्प के थ्रू, उसका जो कॉमन सील है उस सील के थ्रू, ठीक है। सपोज एक कोई यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का स्टम्प होगा, तभी तो वो चीजें हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ ये उस कंपनी की ही है, ठीक है। तो वाइल अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट हैज एन ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफकोर्स उसको भी एक ऑफिशियल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट। तो एक कंपनी किस तरह से साइन करेगी, तो अपने कॉमन सील के हेल्प से वो क्या करेगी, वो साइन करेगी। दिस इज एफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन ऑल इट्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी उसके एम्प्लॉयज होंगे उस कंपनी के अंदर, उनके थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो है वो सील लगाई जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, एंड कंपनी के नाम से जो है वो सिग्नेचर या कॉमन सील जो है वो यूज किया जाएगा, ताकि ये वेरीफाई किया जाए कि हाँ ये कंपनी जो है, इस कंपनी का जो है वो कंपनी ने जो है वो एग्रीमेंट किया, ठीक है। हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में अगर एग्रीमेंट करते हैं, तो अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट में, ऑफकोर्स या कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जो है वो क्या किया जाएगा, कंपनी की सील लगाई जाएगी उसमें, एंड देन उनका जो भी डायरेक्टर वगैरह होगा उनके जो है वो साइन होगा। दैट मीन्स ये क्या है, तुम्हारा कंपनी का जो भी वो डॉक्यूमेंट, तभी वो क्या होगा, वो प्रिपेयर माना जाएगा, ओके। तो कंपनी किस तरह से साइन करती है, तो कॉमन सील के हेल्प से वो क्या करती है, साइन करती है, जिस तरह से नॉर्मली हम लोग साइन करते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारा फीचर्स कंप्लीट हो गया। तो फीचर्स में हमने क्या देखा, कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एंड इसमें और हमने क्या देखा, हमने देखा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी, एंड देन प्रीपेचुअल सक्सेशन, हमने जाना कि इसका जो है वो जो तुम्हारा डेथ के वाइज, जैसे नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो डेथ होने पे मर जाते हैं, बट प्रीपेचुअल सक्सेशन के अंदर हमने ये जाना कि कंपनी जो होती है, इसका जो डेथ है या फिर इसका जो मतलब डिसोल्यूशन है वो बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। एंड और क्या जाना हमने, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फीचर्स ऑफ कंपनी के अंदर हमने क्या जाना, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रीपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। तो ये सारे इसके, एंड कॉमन सेल, ये सारे इसके क्या थे, फीचर्स थे। देन काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितनी तरह की होती है, ओके। काइंड्स ऑफ कंपनीज के अंदर देखते हैं कंपनी कितनी तरह की होती है। तो देयर आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो रॉयल चार्टर्ड कंपनी होती है, स्टेचुटरी कंपनी होती है, एंड रजिस्टर्ड कंपनी होती है। एंड लाइबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखें तो लिमिटेड बाई शेयर्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले केस में, फीचर्स में हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेड बाई शेयर्स मीन्स जिसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो शेयर के अनपेड अमाउंट तक ही लिमिटेड होगी। एंड लिमिटेड बाई गारंटी मीन्स गारंटेड अमाउंट जो है वो वहां तक ही लिमिटेड होगा, और ये गारंटेड अमाउंट कब पेबल होगा, जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, जिसमें उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, ओके। देन कंट्रोल के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग कंपनी हो गई एंड सब्सिडरीज कंपनी हो गई, ओके। एंड देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करूँ मैं करूँ तो प्राइवेट कंपनी हो गई एंड पब्लिक कंपनी हो गई। अब इसको डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल्स और अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो है रॉयल चार्टर्ड कंपनी, रॉयल चार्टर्ड कंपनी के अंदर हमारा क्या है, होता है रॉयल चार्टर। तो दीज आर कंपनीज फॉर्म्ड अंडर द रॉयल चार्टर ऑफ अ कंपनी और बाय अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन, ठीक है। तो रॉयल चार्टर्ड कंपनी जो है वो एक स्पेशल ऑर्डर के तहत जो है वो फॉर्म की जाती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा हमारा जो है क्या होता था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रॉयल चार्टर्ड कंपनी का, ठीक है। तो ये एक स्पेशल ऑर्डर के तहत फॉर्म किया जाता है रॉयल चार्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेचुटरी कंपनी, तो इसके अंदर हमारा आ जाता है इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट पास्ड आइदर द सेंट्रल और द स्टेट, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू एक एक्ट को पहले पास किया जाता है इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इस तरह की कंपनी को फॉर्म करने के लिए पहले एक्ट पास किया जाएगा, देन कंपनी फॉर्म होगी। अब इंडिया के अंदर सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को
एग्जिस्टिंग में लाने के लिए पहले क्या किया, आरबीआई एक्ट 1934 को जो है पास किया गया, देन आरबीआई को फॉर्म किया गया। तो आरबीआई एक क्या है, आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। क्लियर यहां तक। देन अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड कंपनीज, तो रजिस्टर्ड कंपनीज क्या है, तो अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एग्जिस्टिंग एक्ट, इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो रजिस्टर्ड कंपनी वो सारे कंपनी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के तहत, वो सारे के सारे क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है। जितनी भी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है हमारे कंपनी एक्ट के तहत, चाहे वो 2013 एक्ट हो या 1956 एक्ट हो कंपनी का, वो सब के सब क्या है, रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर फॉल होंगे। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, तो देखते हैं इसको। तो इट इज अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स लिमिटेड, पहले ही हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, है ना, कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो उसके शेयर्स के अमाउंट तक ही जो है वो लिमिटेड होगी, इससे एक्स्ट्रा नहीं है इनकी कोई लाइबिलिटी। जैसे ही इन्होंने अपने शेयर का अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा पेड अप कर दिया, देन लाइबिलिटी खत्म। ठीक है, अगर 10 रुपए का जो पर शेयर अगर 10 रुपए की है, तो उसने अगर 10 रुपए के अमाउंट जो है वो पेड अप कर दिए, बस 10 रुपए तक ही उसकी जो है वो लाइबिलिटी होगी इसके मेंबर्स की, इसके एक्स्ट्रा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है ओके, शेयर होल्डर्स की। देन नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थोड़ी देर पहले हमने जस्ट डिस्कस किया था कि गारंटेड अमाउंट जो होगा वहां तक होगी, और ये गारंटेड अमाउंट कब पेबल होगा, जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा हो, जब कंपनी लिक्विडिटी के लिए जा रही हो। ठीक है, एंड अनलिमिटेड कंपनीज के मामले में मैंने कहा कि यहाँ पे जो है उनकी जो राइट्स है या सॉरी उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। मीन्स किसी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब के सब जो है इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अ कंपनी हैविंग नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स इज एन अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसके अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। अगर उनके जो है वाइंड अप के टाइम पे अगर उनका जो है अमाउंट जो है पे करने के लिए उनको उनकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को जो है वो जब्त किया जा सकता है, एंड देन सेल करके जो है जो भी है पेमेंट वो है वो की जा सकती है। तो इसलिए इस तरह की कंपनीज काफ़ी, मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी रेयर देखने को मिलती है, या ना के बराबर है कंपनी, इस तरह की कोई कंपनी नहीं है इस तरह की। देन नेक्स्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी नहीं, सब्सिडरी कंपनी, तो एक कंपनी है और उसको जो है वो मैनेज कर रही है एक बड़ी कंपनी है जो क्या कर रही है, छोटी कंपनी को मैनेज कर रही है। तो वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, तो द फॉर्मर इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी एंड द लेटर ओवर विच द कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन टर्म एज अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो जो कंपनी जो है जिसको होल्ड कर रही है, मतलब एक कंपनी ए है, ए कंपनी जो है वो सारे मैनेजमेंट डिसीजंस या सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ जो है बी कंपनी की मैनेज कर रही है, तो वो क्या, ए कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी है, एंड बी कंपनी क्या है, सब्सिडरीज कंपनी है उसकी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो क्या होती है, तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, एंड मैक्सिमम जो है वो 200 मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे जो है बाय मिस्टेकली 50 हो गया है। ठीक है, बट लिमिट जो है मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी की जो है वो कितना है, 200 है। ओके, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 200 एंड मिनिमम लिमिट जो है वो 2 है। कम से कम 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी क्रिएट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 200 लोग जो है वो हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी को क्रिएट करने के लिए। ये हमारे कौन से सेक्शन के अंदर है, तो 268 कंपनीज एक्ट 2013 में है। ओके, तो अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर 1 लाख रुपीज़। तो मैं डैट मीन्स मिनिमम पेड अप 1 लाख से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी की। ओके, क्लियर। तो प्राइवेट कंपनी के एंड में जो है वो प्राइवेट लिमिटेड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ लिखा, फीचर्स इसके लिखे हुए हैं। तो रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम
जो है उस कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं। एंड ये जो है प्राइवेट कंपनी जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, जो दैट मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसका राइट्स नहीं है प्राइवेट कंपनी के पास। तो ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इट्स मेंबर्स एंड लिमिट्स द मैक्सिमम मेंबर टू 200 होगा यहाँ पे। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 50 हो गया है। एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो नहीं कर सकती है। मतलब अभी मैंने कहा कि ये जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो होती है वो क्या कर सकती है, शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। एंड जो इनके मेंबर्स के पास जो शेयर होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही शेयर्स दे सकती हैं, देन पब्लिक को नहीं दे सकती है। और इनके मेंबर्स के पास जो इनके शेयर होते हैं वो उनको ट्रांसफरेबल नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर को। ठीक है, एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर डिवेंचर ऑफ द कंपनी। एंड ऑफकोर्स ये जो है वो डिवेंचर वगैरह भी जो है वो इशू नहीं कर सकती है। एंड साथ में ही क्या होता है कि इसमें कुछ जहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी मिलते हैं हमें। ऐसे नहीं है कि हर चीज़ जो है वो बुरी ही होगी। तो इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है, दो तीन अच्छी बात है एक्चुअली, एक नहीं। इट एंजॉयज स्पेशल प्रिविलेज ऑल्सो, इट कैन बी स्टार्टेड विथ ओनली 2 मेंबर्स। हम प्राइवेट कंपनी बस 2 मेंबर्स के साथ में ही स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस, इट कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इमीडिएटली। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी वाले केस में प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी का, देन आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पे ज़्यादा हमारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कुछ डील नहीं करना होता है यहाँ पर। तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है प्राइवेट कंपनी का, तो नॉर्मली हम जो देखते हैं कंपनीज, छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं हमारे आसपास में, ऐसे तो कुछ नाम भी उनके उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, पर वो कंपनीज जो होती हैं वो प्राइवेट कंपनी होती है। अब अगर मैं बात करूँ जैसे कि एयरटेल, तो एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, बट तुम लोग शायद सोचते होगे कि एयरटेल जो है वो प्राइवेट कंपनी है, बट एयरटेल प्राइवेट कंपनी नहीं है, एयरटेल पब्लिक कंपनी है। आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा कि एयरटेल कंपनी के जो शेयर्स है वो सेल करने के लिए, पब्लिक को सेल करने के लिए वो क्या करती है, स्टॉक मार्केट में वो क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वो दैट मीन्स वो ऑफर करती है अपने शेयर्स, जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या कहा गया कि प्राइवेट कंपनी जो है वो ऑफर नहीं कर सकती पब्लिक को शेयर। ओके, public company, the term public company has been defined under section 271 of Companies Act 2013. A public company means a company which has minimum paid of shares of कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जबकि प्राइवेट कंपनी वाले केस में कितने थी, 1 लाख की अमाउंट थी। और पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, 5 लाख। बट ये जो है पब्लिक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, पब्लिक को जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है। बिल्कुल, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में था। ओके, तो पब्लिक कंपनी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर सकती है, पब्लिक को शेयर जो है वो इशू कर सकती है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड यहाँ पे जो है किसी तरह का ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, एंड एटलीस्ट 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है इस केस में फॉर्म करने के लिए। एक पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड देन इसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड इनके नाम के एंड में जो है वो लिमिटेड लिखा होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी वाले के नाम के एंड में क्या लिखना हमारा कंपलसरी था, प्राइवेट लिमिटेड। मान लेते जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंड कोई और कंपनी है जैसे कि उसमें जो भी मतलब जिसके नाम के एंड में जो है वो लिमिटेड लिखा हो, तो दैट मीन्स वो क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी मैंने कहा कि शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, अब देखो हम लोग जैसे नॉर्मली क्या समझते हैं कि अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कंपनीज, एक और चीज़ यहाँ पे टॉपिक जो है वो क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी
एंड गवर्नमेंट कंपनी या फिर एक प्राइवेट कंपनी। नॉर्मली क्या समझते हैं लोग कि प्राइवेट कंपनी दैट मीन्स एयरटेल, रिलायंस, ठीक है, या इन्फोसिस, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब लोग ये समझते हैं, मतलब तुम लोग, आई थिंक तुम लोगों को ये लगता होगा कि ये प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक कंपनी क्या है, तो जो सरकारी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी का ही एक मतलब पार्ट है गवर्नमेंट कंपनी। कैसे? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक बार तुम लोगों को क्लास में डिस्कस किया था कि जिस भी पर्सन के पास 51% किसी कंपनी के जो है वो शेयर्स होते हैं, तो वो उस कंपनी का जो ओनरशिप है वो उसका माना जाता है। तो पब्लिक कंपनी चूंकि क्या करती है, शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, ठीक है, तो शेयर्स सेलिंग के लिए इशू करती है। तो अब अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कंपनी की अगर 51%, मोर देन 51% शेयर्स अगर होल्ड करती है, तो फिर वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ठीक है, क्लियर? मतलब पब्लिक कंपनी है, उसने क्या किया, सपोज जो है 1000 जो है वो शेयर्स इशू किए। अब 1000 शेयर्स में से अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर 51% शेयर्स जो है वो परचेस कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कंपनी पब्लिक कंपनी से क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता तब तक वो पब्लिक कंपनी रहती है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जैसे कि तुम्हारा रिलायंस, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी क्या है, जो हमारे आसपास में जो छोटे छोटे जो होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे जो है वो प्राइवेट कंपनी होते हैं। वो अपने शेयर्स जो है तुम देखोगे कि वो जो उनके जो शेयर्स है वो लिस्टेड नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, वो शेयर्स जो है वो नहीं इशू करते हैं सेलिंग के लिए। ओके, तो आई थिंक पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी क्या है, तो अ कंपनी विच इज़ बेस्ड इन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, the head office and its business operations are conducted within the country, in it can either be private or public। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी क्या है, तो वो सारी कंपनीज जो इंडिया में है या इंडिया की है, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट जो है, इंडियन कंपनीज एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है वो रजिस्टर्ड है, और उसका जो भी हेड ऑफिस है वो इंडिया में है। तो वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या जो भी कंपनी हो। ठीक है, तो कोई सी भी कंपनी जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो रजिस्टर्ड है, तो वो क्या है, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या 1956 के अंदर अगर रजिस्टर्ड है, इंडिया में उसकी हेड ऑफिस है, दैट मीन्स वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। एंड फॉरेन कंपनी, तो अ फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which establish its business operations within India under the Companies Act 2013. Within 30 days of its establishment, it has to furnish important documentation of registered एज पर सेक्शन 380। ओके, तो ये फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी हो गई जी, जो जो है हमारा जो है फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड में हो, है ना। और विद इन द इंडिया जो कंपनीज होगी वो हमारी डोमेस्टिक होगी, एंड आउटसाइड द इंडिया जो कंपनी होगी वो हमारी फॉरेन कंपनी होगी। ठीक है, मे बी तुम लोगों का जो है वो क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट्स। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ा, एंड देन फीचर्स ऑफ कंपनी जाना, एंड काइंड्स ऑफ कंपनी जाना। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई भी अगर डाउट है या क्लियर नहीं हो पाया है अभी, तो प्लीज़ मुझे क्लासरूम में कमेंट कर सकते हो, और ये जो है डॉक्यूमेंट्स ये मैं क्लासरूम में जो है अभी अपलोड कर दूंगी। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।